हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों आप लोगों के। क्या आप लोगों ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रिवाइज करा या फिर ऐसे ही क्लास में आ गए हैं। सर रिवीजन की हमें आदत नहीं है। हम तो बस ऐसे ही वीडियो देखते हैं, वीडियो देख कर सुन लेते हैं, कुछ समझ में आता है कुछ नहीं आता है फिर बंद कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लगा लेते हैं। भैया जो मैं आधे घंटे का आपको वीडियो दे रहा हूँ उसके पीछे आपको 1 घंटे की मेहनत और करनी है। नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, और कर लोगे तो बाद में कहोगे कि भैया आपसे बेस्ट किसने पढ़ाया नहीं। सीए फाइनल तक रिटेन रहेगा, फाइनल भी आराम से निकल जाएगा क्योंकि ये सारा कोर्स सीए फाइनल में भी है। यस, बात करेंगे गिफ्ट्स की कि अगर आपको गिफ्ट्स मिलते हैं किसी इंसान से, गिफ्ट का मतलब पैसा भी हो सकता है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ये दो ही चीज़ गिफ्ट में आते हैं। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसकी बात करेंगे बट वो थोड़ा सा नीचे पड़ेंगे, नीचे यहाँ पर क्या होगा फिर। टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। स्वाहा। सेक्शन नंबर 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 की बात करते हैं। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन। आपको किसी इंसान से गिफ्ट मिल रहा है जो कि मनी है, मनी का मतलब पैसा है, रोकड़ा है। 50,000 रुपये से ज़्यादा का मिलेगा 1 साल में तो पूरा टैक्सेबल होगा, और 50,000 से कम मिलेगा पूरे साल में सभी लोगों से मिलाकर तो एग्जेम्प्ट होगा। क्या? पैसा 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 पैसा। यानी कि आपको 60,000 रुपये गिफ्ट मिला तो 60,000 आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पैसा मिला तो पूरी की पूरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको एक इंसान ने दिए 30,000, दूसरे ने दिए 25,000, टोटल हो गया 55,000। 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट मिल गया पैसे की टर्म्स में, पूरा का पूरा टैक्सेबल। यानी गिफ्ट मिलेगा पैसे का 50,000 से ऊपर का पूरे साल में तो आपकी वो पूरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। और पूरे साल में सबका मिलाकर 50,000 से कम बनेगा तो कोई टैक्स नहीं होगा, वो गिफ्ट आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। यानी कि अगर मिस्टर ए को 25,000 रुपये टोटल मिलते पूरे साल में गिफ्ट के पैसे की टर्म्स में, अपने दोस्तों यारों से या किसी से भी, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गिफ्ट में आती है मूवेबल प्रॉपर्टी। ये मूवेबल प्रॉपर्टी वो नहीं है कि आप एक चीज़ को एक जगह से ज्यों का त्यों दूसरी जगह रख सकते हैं, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। नहीं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है। इस मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, प्लस जो हमने कैपिटल गेन में आइटम्स करे थे, महंगे वाले आइटम्स, पर्सनल आइटम्स, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल पेंटिंग, ड्राइंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, प्रीशियस मेटल्स, ये सब हमने पढ़ा था। वो सारी चीज़ें भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है और शेयर सिक्योरिटीज भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। करेक्ट। शेयर सिक्योरिटीज प्लस कैपिटल गेन जो हमने पढ़े थे, महंगे वाले पर्सनल मूवेबल आइटम्स, ये सारी चीज़ें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मूवेबल प्रॉपर्टी है। और इस केस में अगर आपको ये मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में मिल रही है, यानी आपको ये विदाउट कंसिडरेशन मिल रही है, और साथ में इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है, उस केस में क्या होगा। अगर आपने किसी को अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो एक कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट्स हैं, ये आपने किसी को फ्री में दिए, तो फ्री में देंगे तो कैपिटल गेन में उसको ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं, उस गिफ्ट को आप एग्जेम्प्ट करते हैं सेक्शन 47 में। याद होगा आपको, फ्री में दे दिया, कंसिडरेशन कुछ नहीं मिला, प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट लगता है। पर जिस व्यक्ति को मिला, जैसे कि आपने एक्स ने जो है गोल्ड का बिस्किट मिस्टर ए को दिया, 10 नवंबर 2020 को दिया, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 85,000 थी। तो इस केस में मिस्टर ए के लिए पूरा 85,000 टैक्सेबल होगा, पूरा का पूरा 85,000 टैक्सेबल होगा। अच्छा, तो अगर मिस्टर ए इस पर्टिकुलर गोल्ड के बिस्किट को फ्यूचर में बेचेंगे, उस केस में ये अपनी फेयर मार्केट वैल्यू जो है इसको कॉस्ट बना सकते हैं। कॉमन सेंस है कि आपने अगर एक बार इस पर टैक्स दे दिया तो फिर फ्यूचर में जब आप बेचेंगे तो इससे हायर पर बेचेंगे तो गेन आएगा, इसे आप अपनी कॉस्ट बना सकते हैं क्योंकि इतने अमाउंट पर आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। तो क्या समझे आप। सरफिरा सा मैं मुसाफिर ज़मीं पर, ला 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 ला।
अभी तक हमने जाना कि अगर आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या कर रहा हूँ ये मैं, क्या लिखा है मैंने, मूवेबल, अरे वाह, मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें कि शेयर्स आते हैं, सिक्योरिटीज आती हैं और कैपिटल गेन वाले पर्सनल मूवेबल आइटम्स आते हैं महंगे वाले। क्या होगा सर इसमें? इसमें यह होगा कि अगर ये आपको किसी ने फ्री में दे दिए तो जो व्यक्ति दे रहा है वो तो ट्रांसफ़र कर रहा है, पर ट्रांसफ़र करने वाले के लिए कैपिटल गेन नहीं निकलेगा क्योंकि उसने फ्री में दे दिया है। आपको अगर ये मिले तो आपको अगर फ्री में मिल गए और इनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, उस केस में आपकी इनकम मानी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर आपकी मानी जाती है तो फ्यूचर में आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को जिसे आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया है उसे आप बाद में कॉस्ट ले सकते हैं और उसके ऊपर पर बेचेंगे तो कैपिटल गेन निकलेगा। तो ये हुई बात नंबर 2। अगर मान लेते हैं कि आपको कंसिडरेशन मिला है, उस केस में क्या होगा? यानी कि आपने एक पर्टिकुलर एसेट था 1.5 लाख का जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 1.5 लाख रुपए। आपको इसकी कॉस्ट पड़ी, जिसने इसको खरीदा था ऑलरेडी, जिसके पास ये एसेट था पहले से, उसने 50,000 का खरीदा हुआ था और उसने बेच दिया 1 लाख रुपए में। तो क्या हुआ यहाँ पर, 50,000 की चीज़ को 1 लाख में सेल करी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल करा और फेयर मार्केट वैल्यू है 1.5 लाख। तो यहाँ पर मिस्टर ए जो है उनके लिए सेल कंसिडरेशन 1 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50,000, तो 50,000 रुपीज़ आएगा, वो इनका कैपिटल गेन आ जाएगा। लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्सेशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ शॉर्ट टर्म है तो मैंने कोई इंडेक्सेशन नहीं करी है, तो ये इनका आ गया कैपिटल गेन मिस्टर ए का। मिस्टर बी के लिए जो है वो कहेंगे कि भैया मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा, ये मेरा कॉस्ट है पर इसकी वैल्यू है 1.5 लाख और ये मेरा शेयर सिक्योरिटीज़ है या पर्सनल मूवेबल आइटम है जो कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़े। उस केस में अगर यहाँ पे डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है तो फिर मैं उस डिफरेंस को भी अपनी इनकम मानूंगा। जैसे मान लेते हैं 1,50,000 की जगह 1,60,000 है, तो मैं यहाँ पर 60,000 को अपनी इनकम मानूंगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए देकर 1,60,000 की फेयर मार्केट वैल्यू वाली चीज़ ले ली और वो चीज़ इन्हीं में से होनी चाहिए, शेयर सिक्योरिटीज़ या पर्सनल मूवेबल आइटम। मतलब कार होगी तो टैक्स नहीं है, कार पर नहीं है। कार ना तो आपकी शेयर सिक्योरिटीज़ है ना आपके महंगे वाले पर्सनल मूवेबल आइटम है, नहीं है, तो उस पर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। इनमें ही अगर कुछ होगा तो टैक्सेबिलिटी आएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में खरीदने वाले को ज़्यादा की चीज़ कम में पड़ गई और अगर गैप 50,000 रुपये से ज़्यादा का है तो वो जो गैप है वो पूरा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। पर अगर आपने इसको इनकम मान लिया तो उस केस में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप इसको कॉस्ट जो है 1,60,000 बनाएंगे। 1,60,000 की कॉस्ट आपकी बनेगी क्योंकि आपने 1 लाख पे करे और 60,000 अमाउंट पर टैक्स दिया। तो नाउ योर कॉस्ट विल बी 1,60,000 फॉर कैपिटल गेन पर्पजेस। और ज़्यादा में बेचेंगे फ्यूचर में तो आपका कैपिटल गेन आएगा। ये चीज़ें मैंने यहाँ करा दी है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, मिस्टर ए ने गोल्ड का बिस्किट मिस्टर वाई को बेचा जो उनके फ्रेंड है और 2 लाख रुपए में बेचा है। 1 जनवरी 2020 को बेचा है। इसको परचेज करा था 1 नवंबर 2019 और ये इन्होंने 1.5 लाख रुपए का परचेज करा था। फेयर मार्केट वैल्यू इसकी है 3 लाख रुपए एज ऑन द डेट ऑफ सेल। तो इसमें आप कैसे निकालेंगे, देखिए 1.5 लाख का खरीदा, 2 लाख में बेचा, तो 2 लाख की सेल, 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट, मिस्टर ए के लिए आया 50,000 का कैपिटल गेन। जो आपके मिस्टर वाई फ्रेंड है उनको 2 लाख रुपए की चीज़ मिली, उन्होंने 2 लाख में खरीदा, पर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 3 लाख और ये आपका महंगा वाला पर्सनल मूवेबल आइटम है। तो इस केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकलेगी अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का गैप है, जो कि है 1 लाख रुपये का गैप है, तो 1 लाख रुपीज़ जो है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी, जिसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है फ्यूचर में अगर मिस्टर वाई इस गोल्ड बिस्किट को आगे बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट ये 3 लाख मान सकते हैं क्योंकि 2 लाख इन्होंने पे करे और 1 लाख पर इन्होंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स दे दिया। तो अब इनके लिए 3 लाख रुपए की जो है कॉस्ट मानी जाएगी। ये स्टैंडर्ड रूल है, आपको समझना चाहिए। एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर होल्डिंग या सब्सिडरी आपस में कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र कर रही है अपने विद इन, जहाँ पर हम ट्रांसफ़र नहीं मानते, ये हमने पढ़ा था आपके चैप्टर में, कैपिटल गेन के चैप्टर में,
100% होल्डिंग सब्सिडरी होगी तो उसमें आप कैपिटल एसेट एक दूसरे को देंगे, और जिसको जा रहे हैं वो इंडियन कंपनी होगी तो उस केस में कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। अगर कैपिटल गेन नहीं निकलेगा तो उस केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी नहीं निकलेगा। नो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन दिस केस। होल्डिंग अगर सब्सिडरी आपस में कर रहे हैं तो उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी नहीं कैलकुलेट होगा। खुद ही की कंपनियां आपस में कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि गिफ्ट में आपको जो है पैसा मिल सकता है, मनी मिल सकती है जो कि साल की 50,000 से ज़्यादा है, सबका मिलाकर तो आपके लिए टैक्सेबल होगी। या फिर आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है। जो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। शेयर, सिक्योरिटीज या महंगे वाले पर्सनल मूवेबल आइटम्स जो कैपिटल गेन में हमने पढ़े थे, उसमें से भी कुछ मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, और गैप 50,000 से ज़्यादा का है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज गैप 50,000 से ज़्यादा का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री में मिल रहा है 50,000 से ज़्यादा का, पूरा टैक्सेबल। पैसे दे रहे हो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और गैप 50,000 से ज़्यादा का है तो जो गैप है वो पूरा टैक्सेबल। मतलब जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, आपको बेनिफिट 50,000 रुपये से ज़्यादा का मिल रहा है तो अल्टीमेटली वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। सिंपल एज दैट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? यस सर, आ गई है। और जो आप टैक्सेबल बना देंगे तो बाद में उसको अपनी कॉस्ट बना सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, इसके साथ कई कई जगहों पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं निकलती है, और वो केसेस कौन कौन से हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए, अगर आपको सम रिसीव होता है अपने रिलेटिव से, और रिलेटिव कौन होता है वो मैं आपको नीचे बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अगर आपको अपना सम रिसीव होता है, कुछ भी पैसा मिलता है, गिफ्ट वगैरह मिलता है, कुछ भी मिलता है रिलेटिव से, तो आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं मानी जाएगी। अगर आपको ये गिफ्ट वगैरह मिलते हैं मैरिज पर, कोई भी गिफ्ट मिलता है मैरिज पर, नॉट ऑन मैरिज एनिवर्सरी जो हर साल आती है, बट ऑन मैरिज, आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं माने जाएंगे। अगर आपको सम मिलता है अंडर अ विल, किसी वसीयत के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं मानी जाएगी। अगर आपको एक गिफ्ट मिलता है 50,000 से ज़्यादा का ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि कम पर तो दिक्कत ही नहीं है, तो बेनिफिट 50,000 से ज़्यादा है, फिर भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है। अगर ये आपको मिलता है अंडर कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर, पेयर को लग रहा है कि वो मर सकता है, डेथ हो सकती है, इलाज चल रहा है, और इसलिए वो किसी और को ट्रांसफ़र करता है, तो मिलने वाले को टैक्सेबल नहीं होगा। आपको लोकल अथॉरिटी से मिल रहा है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी से कुछ पैसा मिल रहा है, टैक्सेबल नहीं होएगा। एज अ गिफ्ट मिल रहा है, टैक्सेबल नहीं होएगा। किसी फंड, फाउंडेशन या यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मिल रहा है, या हॉस्पिटल से कुछ पैसा मिल रहा है, या कोई ट्रस्ट है 23C, जो कि डेफिनेटली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही होते हैं जिनको एग्जेम्पशन दी जाती है, उनसे पैसा मिल रहा है। ये सेक्शन 12AA की चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, रिलीजियस ट्रस्ट होती है, उससे पैसा मिल रहा है। इन जगहों से अगर कहीं भी गिफ्ट मिलेगा तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। समझ गए? हाँ जी सर, समझ गए। रिलेटिव का मतलब क्या होता है वो भी बता दीजिए। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, आप खुद, मैंने जानबूझ के लिख दिया, वैसे खुद कभी खुद का रिलेटिव नहीं होता, आप खुद के रिलेटिव नहीं हो सकते, पर मैंने किसी पर्पज़ से इंडिविजुअल लिख दिया है ताकि नीचे की जो चीज़ें हैं वो हम समराइज फॉर्म में कर पाएँ, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसानी से पढ़ पाएँ। तो इंडिविजुअल, उसका स्पाउस और उसके पेरेंट्स, अगर लड़का है तो उसके लिए वाइफ, और अगर लड़की है तो उसके लिए हस्बैंड, एक दूसरे के स्पाउस होते हैं, यानी पार्टनर को स्पाउस बोलते हैं। ये टर्म को चेंज करने की बातचीत चल रही है कि स्पाउस की जगह पार्टनर वर्ड लिखना चाहिए तो बेटर रहेगा। तो इंडिविजुअल, स्पाउस और पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपके रिलेटिव हैं, इन सभी के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन सभी के ब्रदर सिस्टर, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, आपके पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर आपके रिलेटिव हैं, और उनके स्पाउस भी आपके रिलेटिव हैं। यानी आपके ब्रदर सिस्टर, उनके स्पाउस, आपके स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, उनके स्पाउसेस बोल रहा हूँ जो भी है, और आपके पेरेंट्स और उनके ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस, मतलब इन ऊपर वालों के ब्रदर सिस्टर और इनके स्पाउसेस वो भी आपके रिलेटिव हैं। और साथ में आपके या आपके स्पाउस के लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट। डिसेंडेंट क्या होते हैं? नीचे जा रहा है, असेंडेंट ऊपर जा रहा है, यानी आपके बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे के बच्चे, आपके स्पाउस के, मतलब स्पाउस की अगर पहले शादी हो रखी है और उसका बच्चा है तो भी स्पाउस का क्या हो गया? लीनियल डिसेंडेंट।
वो भी आपका रिलेटिव है, सौतेले भी आ जाते हैं, स्टेप डॉटर भी आ जाते हैं। अरे वाह, हमारा कल्चर चेंज होने वाला है, हो रहा है, हो रहा है। इनकम टैक्स तो 1961 में बना है, पहले से पता है इनको, चेंज अब आ रहा है, अच्छी बात है। और लीनियल असेंडेंट, डिसेंडेंट, असेंडेंट, आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स के पेरेंट्स, ऊपर ऊपर ऊपर, आपके माँ बाप, उनके माँ बाप, और ऊपर ऊपर आप चल रहे हैं, तो असेंडेंट और डिसेंडेंट, डिसेंड असेंड, ऊपर जाना नीचे जाना। आपके असेंडेंट डिसेंडेंट, आपके स्पाउस के असेंडेंट डिसेंडेंट, और उन सभी के स्पाउसेस, असेंडेंट डिसेंडेंट के स्पाउसेस, यानी आपके बच्चे, फिर उनके, अगर लड़की है तो उसका हस्बैंड, और अगर लड़का है तो उसकी वाइफ, वो भी आपके रिलेटिव है। आपके स्पाउस के असेंडेंट डिसेंडेंट, उनके स्पाउसेस, वो भी आपके रिलेटिव है। तो ये चार्ट को समझना जरूरी है। दोबारा से समझें अगर, तो शॉर्ट में आपको इतना ही जानना पड़ेगा कि आप, आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स, ऊपर जितने भी हमने पढ़ लिए खुद के स्पाउस के और पेरेंट्स के, ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउसेस, और आपके स्पाउस के लीनियल, यानी कि जो खून का रिश्ता हो गया, लीनियल हो गया, असेंडेंट और डिसेंडेंट, और उन सभी के स्पाउसेस। ये जो है रिलेटिव की बड़ी डेफिनेशन है, और ये सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए डेफिनेशन है। सेक्शन 2 की भी रिलेटिव की डेफिनेशन है, बट वो पूरे एक्ट में लगती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो डेफिनेशन नहीं लगती है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं 70,000 आपको अपने मामा जी से मिलते हैं। मामा जी कौन हो गए? आपके पेरेंट्स के ब्रदर हो गए, मतलब मॉम के ब्रदर हो गए, तो यहाँ पर आ गए, वो आपके रिलेटिव होंगे। पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर आपके रिलेटिव हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उनसे आपको गिफ्ट मिला है, रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिला है। बट यदि आप अपने मामा को 70,000 देंगे, जो कि 50,000 रुपये से ज़्यादा हैं, तो उस केस में वो क्या हो गए? मामा जी को रिसीव हो रहे हैं पैसे, तो मामा जी को रिसीव हो रहे हैं, तो वो अपने एंगल से सोचेंगे ना कि मेरी बहन के बेटे से मुझे मिला है, तो बहन का बेटा कहाँ पर आया? यानी आपके ब्रदर सिस्टर के बच्चे, तो आपके ब्रदर सिस्टर के बच्चे नहीं आएंगे, आपके बच्चे आएंगे, आपके ब्रदर सिस्टर के बच्चे नहीं आएंगे, तो वो रिलेटिव में नहीं आ रहा, तो उनके लिए वो टैक्सेबल होगा। तो यानी आप मामा जी से पैसे ले सकते हैं, बट दे नहीं सकते। अगर इनकम टैक्स की बात करी जाए, ये इनकम टैक्स बोलता है, तो पैसे ले लो, कह दो कि मामा जी जितने भी पैसे हैं मेरे को दे दो, टैक्स नहीं लगेगा, पर आप देंगे तो उनके लिए टैक्स लगेगा। ये इनकम टैक्स बोलता है जी। मैंने तो बोला अपने मामा जी को, वो मानने को तैयार नहीं थे, मैंने इनकम टैक्स बढ़ाया तब माने। फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आप अपने किसी भी मेंबर से लें, हफ के किसी भी मेंबर से पैसा लें, कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई सम या प्रॉपर्टी हफ से रिसीव होती है उसके मेंबर्स को, वो भी टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि हफ की जो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है वो आपको बट रही है, तो वो बट सकती है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। उस केस में वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाते हैं। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है कि हमने सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 कर लिया है। अब हम करेंगे क्लॉज 10 का ही दूसरा पार्ट। ये भी गिफ्ट है, देख लीजिए, ये भी सेक्शन 56 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज 10 है, ये भी गिफ्ट है। पर पहले में हमने पैसा और मोबाइल प्रॉपर्टी करा था, इसमें हम इमोल प्रॉपर्टी करेंगे, जिसमें कि लैंड एंड बिल्डिंग आती है। और इस केस में आपके तीनों चैप्टर लिंक्ड हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, सब इंटरलिंक्ड है। एक जगह पर सारी चीज़ें आएगी, दिमाग खोल लेना सर, आपको पुराने प्रोविजंस आने चाहिए। जिनको ब्रेक लेना है वो यहाँ ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बाद हम आपकी जो क्लास है उसे कंप्लीट करेंगे। बट ये तो मैं करा कर ही रहूँगा, गिफ्ट वाला मैं पूरा करा कर ही रहूँगा आज। मान लेते हैं कि आपको लैंड और बिल्डिंग, लैंड या बिल्डिंग में से कुछ भी आपको कंसिडरेशन के बिना मिलता है, यानी रिटर्न में कुछ दिया नहीं और आपको लैंड या बिल्डिंग मिल गया, जिसकी वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग में फेयर मार्केट वैल्यू की जगह लेते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, 50,000 से ज़्यादा है, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, रिसीवर के लिए टैक्सेबल होगी। अंडर कैपिटल गेन, अगर किसी ने आपको फ्री में इमोल प्रॉपर्टी दे दी है, तो अगर आपको गिफ्ट दे दिया है, तो सेक्शन 47 में करा था हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में, और उस पर प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट लगाया था, और आपके लिए कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं था, उसे ट्रांसफर नहीं माना था, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। गिफ्ट गिवन, इमोल प्रॉपर्टी का गिफ्ट गिवन ट्रांसफर नहीं है, तो आपके लिए कैपिटल गेन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने फ्री में दे दिया। अच्छा, अगर मान लेते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से नीचे है, तो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा। एक बंदे ने गिफ्ट दिया और सामने वाले ने गिफ्ट रिसीव करा, बट 50,000 नहीं होने की वजह से उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी नहीं लगेगा। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सर? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैंने नहीं कराया। हाँ जी मैडम, आपसे बात कर रहा हूँ मैडम जी।
आप बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा दिमाग। हाँ, कैपिटल गेन में कुछ पढ़ा था। फॉर अ कंसिडरेशन, मिल रहा है लैंड बिल्डिंग, बदले में पैसे दे रहे हैं, दैट मीन्स फॉर अ कंसिडरेशन विच इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बाय 50,000। इसका क्या मतलब हो गया? लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये लेसर का साइन है, बाय 50,000, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जो आपका कंसिडरेशन है उसमें 50,000 रुपये से ज़्यादा का गैप है। तो जब आपको फ्री में मिल रहा था तो 50,000 से ज़्यादा का बेनिफिट था। जब कंसिडरेशन दे रहे हो तब भी आप लेट्स से कि आपने 70,000 का कंसिडरेशन दिया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है आपकी 1,30,000, तो कहीं ना कहीं आपको 60,000 का बेनिफिट मिल रहा है, यानी 50,000 से ज़्यादा का बेनिफिट मिल रहा है। इस केस में आपको बेनिफिट तो 50,000 से ज़्यादा मिल गया, राइट और रॉन्ग? यस, मिल गया। एंड अगर जो भी कंसिडरेशन आप दे रहे हैं उसके 110% से ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तब जो है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर इसमें क्या है, दो कंडीशन है, देखिए। एक तो है आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन के मिल रही है, देख लीजिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब या तो लैंड या लैंड पर बिल्डिंग। इमेजेस वगैरह आपको दिख जाएगी, समझने के लिए आसानी रहेगी। तो लैंड है या बिल्डिंग है, दोनों में से कुछ भी है, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। किसी ने आपको फ्री दे दिया तो वैल्यूएशन कैसे देखोगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यही एक मापदंड होता है वैल्यू देखने का। दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू भी होता है, बट यहाँ हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं। अगर ये 50,000 से ज़्यादा है तो आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी, जिसको ये रिसीव हो रही है फ्री फंड में, और बाद में वो उसको अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना सकता है। यस, जिसने दिया उसने फ्री में दे दिया, तो उसके लिए सेक्शन 47 में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर कंसिडरेशन है तो कंसिडरेशन आपने दिया, कंसिडरेशन आपने दिया और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो यानी ये वैल्यू आपको मिल रही है और ये पैसे आप दे रहे हैं। जो दे रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, जो पैसे लगा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, जो परचेज कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मिल रही है, ये आप लगा रहे हैं, दे रहे हैं, मतलब मिल रही है लगा रहे हैं, मिल रही है लगा रहे हैं। गैप 50,000 से ज़्यादा का है, डिफरेंस इज ग्रेटर देन 50,000, दैट मीन्स आपको फ्री में 50,000 से ज़्यादा का चीज़ मिला, फ्री में 50,000 से ज़्यादा का बेनिफिट मिला। और अगर आपका कंसिडरेशन, जो कि हम इनकम टैक्स में पढ़ रहे थे कैपिटल गेन में, कि 110% मल्टीप्लाई करते हैं, उससे भी ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि आपका 110% से मल्टीप्लाई कर भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो ये भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी और बेनिफिट भी 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन जो होगा, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा, वो आपका सेलर का कैपिटल गेन होगा। क्योंकि उसमें भी कैपिटल गेन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कंसिडरेशन से 110% मल्टीप्लाई करें और उससे भी ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को हम फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानते हैं। ये मैंने कैपिटल गेन में करवाया था। तो आप जब बेच रहे हैं तो उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन होगा, माइनस कॉस्ट करेंगे तो सेलर के लिए कैपिटल गेन आएगा। और आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मिल रही है माइनस कंसिडरेशन जो आप पे कर रहे हैं, तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा। लाइट चली गई थी, दोबारा से शुरू करते हैं। एक और नोट आ रहा है यहाँ पर, फॉर रिसिपिएंट हु हैज़ रिसीव्ड इन हिज इनकम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस अमाउंट पेड, मतलब द रिसिपिएंट हु हैज़ इंक्लूडेड इन हिज इनकम, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है और जो अमाउंट पे करा है उसका डिफरेंस अगर उसने अपनी इनकम मान लिया, उस व्यक्ति ने उसे अपनी इनकम ट्रीट कर लिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन सकती है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा इसको, मिस्टर ए ने अपना हाउस बेचा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 10 लाख रुपीज़। परचेज करा था 10 जनवरी 2019 को और इसको बेचा टू मिस्टर बी फॉर 20 लाख रुपीज़। उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 23 लाख रुपीज़। अगर मैं सेल कंसिडरेशन में 110% मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 22 लाख। 22 लाख से भी ज़्यादा अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो उस केस में सेलर के लिए भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। 10 लाख में उसने परचेज करा तो 13 लाख का कैपिटल गेन आ गया। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जिस व्यक्ति को मिला, उस व्यक्ति ने 20 लाख रुपए दिए, पर उसको जो है 23 लाख की वैल्यू मिल गई और इसका गैप 50,000 से ज़्यादा भी है। और दूसरी चीज़,
आपके सेल कंसिडरेशन से 110% से भी ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का बेनिफिट आपको मिल रहा है 23 लाख का, पे कर रहे हैं आप 20 लाख, तो ये 3 लाख रुपीज़ का जो है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। माना जाएगा कि बी ने 23 लाख रुपीज़ में खरीदा है और मिस्टर बी फ्यूचर में 23 लाख को ही अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे कि भैया 20 लाख मैंने पे करा, 3 लाख को अपनी इनकम माना, टोटल 23 लाख रुपए का मेरा कॉस्ट है, तो आगे मैं इस पर ही बेचूंगा, आगे मैं इसको ही कॉस्ट मानकर आगे इस पर कैपिटल गेन निकालूंगा। अब मिस्टर बी ने इसको 30 लाख रुपीज़ में बेच भी दिया, तो जब वो बेचेंगे तो 30 लाख माइनस जो उन्हें पड़ा 20 लाख कॉस्ट प्लस 3 लाख इनकम मानी थी 23 लाख रुपीज़, वो माइनस कर कैपिटल गेन निकालेंगे। अगर मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो असेसिंग ऑफिसर जो है उसे वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज सकते हैं और सेम प्रोविजन लगेंगे जो सेक्शन 50C में लगते हैं और हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में करे हैं। आप चाहें तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट की डेट वाली भी ले सकते हैं, जैसा कि कैपिटल गेन में पढ़ा था। प्रोवाइडेड एग्रीमेंट जब हुआ था उससे पहले आपने कुछ कंसिडरेशन पे कर दिया था, या सामने वाला जो भी खरीद रहा है उसने कंसिडरेशन पे कर दिया था, उस केस में एग्रीमेंट के दिन ही तय हो गया कि आप ये ट्रांजैक्शन करने वाले हैं और उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्यूचर में अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ भी गई तो आपको रिस्क नहीं रहेगा, ये एक बेनिफिट दिया गया है। अच्छा, मान लेते हैं एक नई नोटिफिकेशन आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि जो हमारे दिल्ली के NCT रीजन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन में अनऑथराइज कॉलोनीज है, वहाँ पर गवर्नमेंट उसको लीगलाइज कर रही है और कह रही है कि अनऑथराइज कॉलोनी जो है उसे आप रख सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा करा तो जिनको ये प्रॉपर्टी मिलेगी उनके लिए सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 नहीं लगेगा, क्लॉज 10 नहीं लगेगा। ठीक है सर, ये बात आपको समझ में आ गई। अनऑथराइज कॉलोनीज पर अगर गवर्नमेंट उसे फ्री कर दे, लोगों को दे दे कि आप इसके अब ओनर बन गए, भले आपने उसको ना खरीदा हो, आपने बनाकर आप वहाँ पर रहना शुरू कर चुके हैं, तो वो एक तरह से उनके लिए गिफ्ट है, पर वहाँ पर जो है इनकम टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 43 CA आखिरी सेक्शन करते हैं और ये एक PGP का सेक्शन है जो शायद मैंने वहाँ पर आपको नहीं कराया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के साथ करा रहा हूँ। देखिए, अगर कोई इंसान बिजनेस करता है एसेट को खरीदने बेचने का, एसेट को खरीदने बेचने का, इवन लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदने बेचने का बिजनेस करता है, तो उसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड होगा। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है कि वो उसे बेचकर अपनी बिजनेस इनकम निकालेगा। इस केस में भी क्या कर दिया गया, इस केस में बोला गया कि अगर कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति लैंड या बिल्डिंग को सस्ते दाम पर खरीदता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर खरीदता है, ज़्यादा बेनिफिट उठाता है, उस केस में उसको ये हक दिया गया है कि भाई तुम्हारा तो बिजनेस है खरीदने बेचने का, तुम कम रुपए पर खरीद सकते हो, कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप कम रुपए पर खरीदेंगे, मान लेते हैं 5 लाख में खरीदा, 10 लाख की वैल्यू थी, आपने 5 लाख का बेनिफिट उठाया, पर क्योंकि आपका बिजनेस है खरीदने बेचने का, तो जब इस 5 लाख को आगे बेचेंगे ना 15 लाख में, 20 लाख में, तो जो डिफरेंस होगा वो ऑटोमेटिकली आपका PGP इनकम मान लिया जाएगा कि ये मेरी कॉस्ट लगी, वो मेरा जो है सेलिंग प्राइस है, वो मेरी सेल्स है, माइनस कर देंगे, गेन आएगा, बिजनेस इनकम आएगी। तो इसीलिए बिजनेस को हक दिया गया है कि आप सस्ते में खरीद सकते हैं, पर बाकी लोगों को अगर सस्ते में उसे मिलता है तो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान ली जाती है। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, बिजनेस के लिए ऐसा नहीं है। हावेवर बिजनेस जब बेच रहा है तब उसके लिए सेम प्रोविजन लगेंगे जैसे कि पहले हमने पढ़े थे, और इसका सेक्शन नंबर 53 और इसका सेक्शन नंबर 43 CA हो गया है। सेक्शन कहता है कि अगर आपने बेचा तो उस पर 110% मल्टीप्लाई कर भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा पड़ रही है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को आप अपनी सेल्स मानेंगे। जैसे कैपिटल गेन में फुल वैल्यू कंसिडरेशन होता है, PGPP में सेक्शन नंबर 43 CA इस लैंड और बिल्डिंग के प्रोविजन के लिए लाया गया है कि सेल वैल्यू से 110% मल्टीप्लाई करेंगे और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे भी ज़्यादा आ रही है। इन दैट केस क्या होगा, उस केस में आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल्स मानेंगे, एज सिंपल एज दैट। अब मैं लास्ट आपका प्रोविजन डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ और इनकम जो कि अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो सकती है और आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टर जो हैं, कई डायरेक्टर जो है कंपनी की सैलरी पर होते हैं, उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो सैलरी इनकम है क्योंकि वो एम्प्लॉई हैं। बहुत सारे डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिलती है जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं भी होते, या फिर उन्हें एम्प्लॉयमेंट के अलावा सिटिंग फीस मिलती है एज अ कैपेसिटी, इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, जो वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं। तो वहाँ पर जब वो डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ वो उनके एम्प्लॉय नहीं है,
उस केस में जो डायरेक्टर की फीस होगी वो उनके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। ऐसे ही अगर आप एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होती है, पर इंडियन लैंड से, अगर फॉरेन लैंड से आप एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। वेकेंट लैंड है सर, सिंपल लैंड है, या तो उस पर प्रॉपर्टी जुड़ी हो, हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल होगा। सिर्फ लैंड है तो मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में करवाया था कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ नहीं होते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, वो एम्प्लॉयज़ नहीं होते, तो उनको मिलने वाली सैलरी इनकम नहीं होगी बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। सिमिलरली कैजुअल इनकम, रॉयल्टी इनकम, कुछ अनडिस्क्लोज इनकम जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी, फैमिली को पेंशन मिलती है, तो अगर आप सैलरी कर रहे हैं और डेथ के बाद अगर फैमिली को पेंशन मिलती है तो उस केस में वो फैमिली वालों के लिए सैलरी इनकम नहीं होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। एग्जामिनेशन फीस भी रिसीव होती है टीचर्स को, तो उनको सैलरी नहीं मिलती। अगर वो वहाँ पर हाजिरी लगाते हैं, जैसे ICA के एग्ज़ाम्स होते हैं, CMA के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो टीचर जाते हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या CMA, वो जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें जो पैसे मिलते हैं वहाँ जाने के, वो उनके एम्प्लॉय नहीं होते, तो इसके लिए उनके लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल होती है। सिमिलरली ऑनोरेरियम मिलता है कि अगर आप कहीं जाते हैं और अपना सेमिनार वगैरह डिलीवर करते हैं, गेस्ट स्पीकर होकर जाते हैं, तो आप वहाँ पर एम्प्लॉय नहीं है बट आपको पैसे मिलते हैं, ना ही वो आपका बिजनेस है, तो वो भी आपका जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है। इसके बाद के जो प्रोविजन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और 2 क्लासेस में आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टाटा बाय बाय।